हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस की कार्बाइंस वाली तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए मेड इन इंडिया कार्बाइंस का किया जा रहा है मूल्यांकन। भारत सरकार ने न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल के इंडक्शन और डिप्लॉयमेंट को दिया अप्रूवल। इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की इंजन ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक चाइनीज ओन कंपनी को। OAP की नई 7.62 × 51 mm की असॉल्ट राइफल का प्रोटोटाइप तैयार है और इसकी बल्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए आर्मी के ऑर्डर्स का इंतजार। और ताइवान पर न्यूज कवर करने वाले इंडियन मीडिया को चीनी एम्बेसी ने दी इनडायरेक्ट तरीके से धमकी। दूसरे देश से कार्बाइंस को इंपोर्ट करने वाले प्रस्ताव को कैंसिल किए जाने के बाद अब इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए मेड इन इंडिया कार्बाइंस को खरीदने पर विचार किया जा रहा है और जिसके तहत इसापुर में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फैसिलिटी द्वारा प्रोड्यूस की गई कार्बाइंस को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए पेश किया गया है, जो कि इनके अधिग्रहण के लिए इनका मूल्यांकन कर रही है। और जबकि कुछ समय पहले ऑफिसर्स द्वारा इन हथियारों के प्रारंभिक परीक्षण भी किए गए थे। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की किस कार्बाइन की यहाँ पर बात की गई है, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के इस कार्बाइन को चुन लिया जाता है तो फिर उसके बाद इसे रिगरस टेस्टिंग से गुजारा जाएगा और अगर उस टेस्टिंग में ये पास हो जाती है तो फिर शुरुआत में डिफेंस फोर्सेस में इसके कुछ लिमिटेड नंबर्स को जल्द ही इंडक्ट किया जाएगा, जो कि खास करके पूर्वी लद्दाख में तैनात ट्रूप्स को प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा द स्टेट्समैन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऑफिशियल के हवाले से ये कहा है कि वेस्ट बंगाल में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की इसापुर राइफल फैक्ट्री ने एक 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफल के प्रोटोटाइप को बनाया है, जिसे आत्मनिर्भर वीक में लॉन्च भी किया गया था। और इस असॉल्ट राइफल का जो प्रोटोटाइप है वो 4 महीनों के अंदर बनके तैयार हुआ था और उनके मुताबिक अब जो ये वेपन है वो एक परफेक्ट स्टेज में पहुंच गया है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि वे इस राइफल की बल्क मैन्युफैक्चरिंग को तब तक शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक कि इंडियन आर्मी की तरफ से इसकी खरीद के लिए ऑर्डर्स नहीं मिल जाते हैं। बाकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सोर्सेज के मुताबिक इसापुर राइफल फैक्ट्री द्वारा जिस 7.62 × 51 mm की असॉल्ट राइफल बनाई गई है उसकी फायरिंग रेंज 500 मीटर तक है और इसे फैक्ट्री रेंज में ही असेंबल और टेस्ट फायर्ड किया गया है और जो इसके परिणाम सामने आए हैं वो भी काफी सेटिस्फैक्ट्री हैं। भारत सरकार की तरफ से 700 से 1900 किलोमीटर तक की रेंज वाली शौर्य नाम की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल के इंडक्शन और डिप्लॉयमेंट को मंजूरी दे दी गई है, जिसका भी हाल ही में 3 अक्टूबर को यूजर ट्रायल के तहत इंडक्शन से पहले फाइनल टेस्ट किया गया था। और अब इस मंजूरी के बाद भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जल्द ही इन शौर्य मिसाइल्स को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की गाइडेंस के तहत कुछ आइडेंटिफाइड लोकेशंस पर डिप्लॉय करेगी। और बता दें कि शौर्य मिसाइल K-15 सीरीज की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स का ही लैंड वेरिएंट है और जबकि DRDO इसके एक एडवांस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल वाले वर्जन जिसे हम K5 के नाम से जानते हैं उसे भी विकसित कर रही है, जिसकी रेंज भारत की अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स की जितनी होगी और जो कि मुख्य रूप से इंडियन नेवी की अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च की जाएंगी। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि LAC पर दोनों देशों के बीच जो तनाव चल रहा है उसका तत्काल समाधान न देख पाने के कारण इंडियन आर्मी लद्दाख में विंटर सीजन के लिए तो तैयार है ही, लेकिन अब आर्मी ने अपनी समर स्ट्रेटजी को भी तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें आर्मी सोर्सेज का कहना है कि अगर चीन चाहता है तो हम सर्दियों के मौसम के लिए तो पूरी तरीके से तैयार है ही, लेकिन अब हमने अपनी समर स्ट्रेटजी पर भी काम करना शुरू किया है, जिसके तहत आर्मी पूर्वी लद्दाख के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर एक अच्छी खासी तादाद में अपने ट्रूप्स को परमानेंटली डिप्लॉय करने पर विचार कर रही है। और टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक फॉरवर्ड एरियाज पर भारत की जो मौजूदा ट्रूप डिप्लॉयमेंट है उस डिप्लॉयमेंट को कम करने का मतलब तब तक नहीं बनता है जब तक कि चीन अपने ट्रूप्स को वापस नहीं बुलाता है और एक प्रॉपर ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद ही भारत की तरफ से डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की प्रोसेस शुरू होगी। अभी हाल ही में द एशियन एज की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन की मोटर सिच कंपनी इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स की इंजन ओवरहॉलिंग के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए तैयार है। लेकिन यूक्रेन की इस कंपनी को लेकर ये कहा गया है कि इस कंपनी के जो अधिकतर शेयर्स हैं वो एक चाइनीज कंपनी के पास हैं, यानी कि इस कंपनी का अधिकतर हिस्सा चाइनीज ओन्ड है और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स की इंजन ओवरहॉलिंग के लिए इस मोटर सिच कंपनी को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट बिडर के तौर पर सामने आई है और वैसे भी ये मोटर सिच दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर्स इंजन मैन्युफैक्चरर्स में गिनी जाती है और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो भी यूक्रेन में ही स्थित है। लेकिन अब इस कंपनी को लेकर विवाद इसलिए सामने आया है क्योंकि कहा गया है कि इस कंपनी का 80% हिस्सा चाइनीज इन्वेस्टर के पास है जिसने स्काई राइजन के नाम से इसमें निवेश किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद सोर्सेज के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस कंपनी को इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स की 3 इंजन की ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाने वाला है। अब बाकी इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है वो तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने के बाद ही मालूम पड़ेगी।
आगे बढ़ने से पहले अब बारी है कल के क्विज के टॉप 3 विनर्स का नाम लेने की, जो है सुप्रतिम चक्रवर्ती, गौरव सिंघल और अजीत सिंह। इन तीनों विनर्स को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बाकी के जो अन्य पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अगली क्विज के लिए ऑल द बेस्ट। भारत और जापान ने 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपने कॉपरेशन को मजबूत करने को लेकर एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया है। और यह एग्रीमेंट बुधवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके जापानीज काउंटर पार्ट की मीटिंग के बाद फाइनलाइज किया गया था, और जिसके बाद इस बात की भी घोषणा की गई थी कि जापान ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में एक लीड पार्टनर की भूमिका निभाने के लिए सहमति दी है। और इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट की तरफ से भारत और जापान के बीच साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन को अप्रूवल दिया गया है। इसके अलावा आज भारत और यूके के बीच अलग अलग डिफेंस कोलैबोरेशन पर भी सहमति बनी है, जिसमें यूके का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत वाली चुनौती पर वो भारत का साथ देने के लिए तैयार है, और जिसमें ये भी बताया गया है कि वर्तमान समय में भारत और यूके के बीच कई अलग अलग जॉइंट वेंचर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों ही लेवल पर मौजूद हैं, जिनमें आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इंजन्स, फायर आर्म्स, होविट्जर, एयर डिफेंस सिस्टम, माइन प्लाव, एयर कुशन व्हीकल्स, क्रिटिकल वॉरशिप नेविगेशन इक्विपमेंट, जेट इंजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मिसाइल सिमुलेशन सिस्टम जैसे अलग अलग जॉइंट वेंचर्स की यहाँ पे बात की गई है। और उनका कहना था कि हमारा कोलैबोरेशन केवल डिफेंस इंडस्ट्री लेवल तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि हम रेगुलर ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस के माध्यम से भी अपने बीच के मिलिट्री लेवल को बनाए रखेंगे। बुधवार को पाकिस्तान के आउटगोइंग चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान नेवी अपनी फ्लीट में करीब 50 वेसल्स को और शामिल करेगी, जिनमें से 20 ऐसी मेजर शिप्स हैं जो कि पाकिस्तान नेवी को मॉडर्नाइज करने वाली योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान नेवी आने वाले कुछ सालों में 4 चाइनीज फ्रिगेट्स को इंडक्ट करने वाली है, और इनके साथ 2023 से 2025 के बीच में कई सारी टर्किश मीडियम क्लास शिप्स को भी इंडक्ट किया जाएगा। और उन्होंने अपने हैंगर सबमरीन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट योजना के अनुसार चीन के कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है, जिसके तहत चीन और पाकिस्तान संयुक्त रूप से 4 सबमरीन्स को बनाएंगे। और उनके मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाकिस्तानी नेवी को एक सबमरीन ऑपरेटिंग नेवी से एक सबमरीन बिल्डिंग नेवी में ट्रांसफॉर्म करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि इस प्रोजेक्ट में सबमरीन्स को बनाने में पाकिस्तान का योगदान कितना रहेगा, आप सभी इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं। बाकी इसके अलावा न्यू दिल्ली में स्थित चाइनीज एम्बेसी की तरफ से इंडियन मीडिया के लिए एक लेटर जारी किया गया है, और इस लेटर में चाइनीज एम्बेसी ने इंडियन मीडिया को 10 अक्टूबर को ताइवान के नेशनल डे के बारे में कुछ बातें कही हैं, जिस पर उन्होंने ये लिखा है कि हम अपने मीडिया फ्रेंड्स को ये रिमाइंड कराना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में केवल एक ही चाइना है, और जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वही कानूनी रूप से पूरे चाइना की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और इसलिए जितने भी कंट्रीज के चीन से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उन सभी को चीन की इस वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करना चाहिए। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो इंडियन मीडिया है वो ताइवान से जुड़े सवालों पर इंडियन गवर्नमेंट पोजीशन के साथ ही स्टिक रहेगी और उनकी वन चाइना प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं करेगी, क्योंकि चीन ताइवान को कोई अलग से कंट्री नहीं मानता है, बल्कि चीन के मुताबिक ताइवान चीन का ही हिस्सा है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो इंडियन मीडिया ताइवान से रिलेटेड न्यूज को कवर करती है, उन सभी को चीनी एम्बेसी ने इनडायरेक्ट तरीके से एक थ्रेट दिया है, और जिसमें चीनी एम्बेसी ने ताइवान को चाइना का एक अभिन्न हिस्सा बताया है। हालांकि चाइनीज एम्बेसी द्वारा इंडियन मीडिया को लिखे गए इस लेटर पर ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी रिएक्शन आ चुका है, जिस पर उन्होंने ये कहा है कि कम्युनिस्ट चाइना सेंसरशिप लगाकर इस सब कॉन्टिनेंट में मार्च करने की उम्मीद कर रहा है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो चाइनीज एम्बेसी ये चाह रही है कि इंडियन मीडिया वो कहे जो चाइनीज एम्बेसी कहलवाना चाहती है। और क्या आपको लगता है कि ऐसा कभी भी हो पाएगा? क्योंकि ये इंडियन मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया नहीं है जो चीन की कही हुई बात को ही दोहरा दे। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।